तो हम थोड़ा सा देखेंगे और फिलहाल ईथर में एक और वीडियो में ईथर क्या होते हैं और ईथर की प्रिपरेशन किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानो ईथर क्या होते हैं। ईथर मतलब जिसमें जिनका की फॉर्मूला ROR हो, ठीक है, जिनका केमिकल फॉर्मूला ROR हो या ROR डैश हो, मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट के दोनों हो, या तो सेम R ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप जुड़े हों या तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़े हों। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ईथर। ठीक है, ईथर दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया सममित ईथर और असममित ईथर। ठीक है, सममित ईथर मतलब सिमेट्रिकल ईथर जो होते हैं उनमें दोनों साइड सेम एल्काइल चेन जुड़ी होती है। ठीक है, सेम एल्काइल चेन जुड़े होने का मतलब जैसे कि ROR मतलब CH3 हो CH3, इसका नाम क्या होगा, डाइमेथिल ईथर। ठीक है, और जैसे ये मेरे पास है अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर जो होते हैं इसमें बहुत सारे डिफरेंट एल्काइल चेन एडेड होती है। और अगर मैं इनका केमिकल फॉर्मूला बताऊं आपको नॉर्मल सा, तो ROR डैश मतलब दोनों साइड देखिए सेम नहीं है, एक तरफ R है दूसरी तरफ R डैश है। ठीक है, एग्जांपल देखिए अगर CH3O C2H5, ठीक है, CH3O C2H5, देखिए इस साइड और इस साइड के दोनों की जो कार्बन चेन है वो डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा बोलते हैं, पूछते हैं सममित ईथर क्या होता है, सममित ईथर क्या होती है। तो सममित ईथर क्या होता है, जिसमें दोनों साइड सेम एल्काइल चेन जुड़ी हो। सममित ईथर क्या होता है, जिसमें बोथ साइड डिफरेंट कार्बन चेन ऐड हो। ठीक है, चलिए जल्दी से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, किस प्रकार से हम प्रिपरेशन देखेंगे जब इसकी आप ईथर की, तो जो इंपॉर्टेंट है वो दो हैं। सबसे पहले एक तो होती है बाई अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा होता है बाई एल्काइल हैलाइड। समझिए, अब इसको एक और नाम से जानते हैं, इन दोनों को अपने अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के नाम से जानते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलीकरण से। और इसे हम जानते हैं कि एक बाई नंबर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस ईथर के फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बाई अल्कोहल, ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो जानते हैं कि एल्कोहल से डिहाइड्रेशन करके हम कैसे बना सकते हैं ईथर को। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप कोई एल्कोहल ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लिया C2H5OH। C2H5 सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन के बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसके दो मॉलिक्यूल्स लीजिए और H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम 140 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन कराएंगे तो मेरा C2H5 मिल जाएगा और वाटर यहाँ से अलग हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को हमें बैकवर्ड होने से रोकना है तो इस H2O को यहाँ से अलग करना होगा। ये मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, ऐसे एक रिएक्शन लिखे। ठीक है, अगर हमको ये रिएक्शन हम चाहते हैं कि रिएक्शन बैक ना हो तो इसलिए हमने क्या किया है, H2O को यहाँ पे ऐड किया है, मतलब H2O को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा रिएक्शन। अब कुछ होते हैं सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि क्या यहाँ पर कैसी कंडीशंस क्या करें। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर का प्रभाव इस रिएक्शन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे कि ये 140 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं इसी टेम्परेचर को 170 डिग्री सेल्सियस करूँ, समझो अगर मैं इसी रिएक्शन को 170 डिग्री सेल्सियस पे कराऊं, मतलब एल्कोहल लूं, H2SO4 लूं और 170 डिग्री सेल्सियस रखूं, तब क्या होगा समझिए। कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सा बच्चों C2H2 बन जाएगा और H2O का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। समझो C2H2 बन जाएगा मतलब एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे C2H4 बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2H2। ठीक है, तो एल्कीन बन गया आपका, मतलब एथीन। ठीक है ना, और एक वाटर अलग हो गया। तो सिंपल सा आपको ये समझ में आया यहाँ से कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट कर रहा है इसको। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये जो रिएक्शन होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए हमको इस रिएक्शन का टेम्परेचर नियत मतलब 140 डिग्री सेल्सियस से अबव 135 या 145, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस भी ना हो, हम ऐसा रखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि ये जो हमारा एल्कोहल है ना, इसका जो एल्काइल ग्रुप हो ये लेस एंट्रेंस हो। लेस एंट्रेंस का मतलब मैंने बताया था स्टेरिक एंट्रेंस में बहुत बार बताया, स्टेरिक एंट्रेंस का मतलब क्लाउडीनेस, भीड़।
ठीक है, मतलब ये जो इसके पीछे वाला एल्काइल ग्रुप है ना, बहुत जैसे 3 डिग्री इस टाइप का ना हो, मतलब ज्यादा क्राउडीनेस ना हो उसके पीछे, ठीक है ना। तो एल्काइल जो एल्काइल ग्रुप हो एल्कोहल का, वो क्या हो, लेस एंट्रेंस हो, वो क्या हो, लेस एंट्रेंस हो। क्लियर हो, कितना क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन होगी ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करेगी, ठीक है, SN2 रिएक्शन को फॉलो। अब हम देखेंगे किस प्रकार से ये होती है रिएक्शन, ठीक है, ये क्लियर हुआ ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ। तो अब हम देख लेंगे इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में जब देखेंगे तो सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो हम यूनिट लेंगे अल्कोहल का जो कि लेस एंट्रेंस हो, एक यूनिट लेंगे अल्कोहल का जो कि लेस एंट्रेंस हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने कर लिया है H2SO4। तो H2SO4 क्या है, एसिड है, और एसिड का वर्क होता है H+ आयन प्रोवाइड कराना, समझो, एसिड का वर्क क्या है, H+ आयन प्रोवाइड कराना। तो H+ आयन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 CH2 OH H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, समझो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि इसे अनस्टेबल बना रहा है। पहली बात तो ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और अभी हमने उसके इलेक्ट्रॉन और किसी को दे दिए तो उसे तो और जरूरत हो जाएगी, तो क्या करेगा, वो और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, समझो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि ऑक्सीजन चोर है, क्या है, ऑक्सीजन चोर है, तो ऑक्सीजन तो काम ही है चोरी करना, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, अगर किसी चोर के पैसे कहीं गिर जाए तो उसके माइंड में तुरंत आएगा मुझे अपने पैसे कैसे कवर करने हैं, तो जाएगा कहीं बड़े आदमी गया वहां चोरी करेगा, ठीक, समझो। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो ये कार्बन जो हो जाएगा ना, ये कार्बन बेचारा कार्बन हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी इस कार्बन के ऊपर। तो अब क्या करेगा, इस कार्बन को सपोर्ट देने के लिए इसका जो दूसरा यूनिट होगा वो आएगा, जैसे कि CH3 CH2 OH, ठीक है, इसका दूसरा यूनिट आया पिक्चर में, और उसने क्या किया, इस कार्बन को सपोर्ट देने के लिए इसके साथ जुड़ गया, ये जो था इस कार्बन के साथ जुड़ गया। तो अब क्या होगा, देखिए सिंपल से, देखिए क्या कंपाउंड बनेगा आपके सामने, CH3 CH2 CH3 CH2 O, और इसके साथ में जुड़ा है H, ये वाला, ये CH2 CH3। देखिए ये जो इतना पार्ट है ना, देखो इसे एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप H2O बना रहा है, तो H2O के फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा, H2O के फॉर्म में अलग हो गया और बाकी सब एक साथ जुड़ गया, क्लियर हुआ। अब देखो क्या हुआ, और हाँ देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हम लोग नियरली अपने कंपाउंड के पास में आ गए, देखो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं करेगा, बस यहां से इस हाइड्रोजन के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा, समझो, CH3 CH2 O CH2 CH3, और देखो यहां से ये क्या अलग होंगे, H+ आयंस अलग हो जाएंगे, जो कि H+ आयन अलग हो जाएंगे, जो कि फिर से यही रिएक्शन दूसरी यूनिट के ऊपर जाएंगे, वहां H+ टाइप करेंगे जाके, ठीक है, या तो अपना जो HSO4- देखो जो H2SO4 है अगर वो टूटेगा तो किसमें टूटेगा बताओ, H+ और HSO4- में टूटेगा, याद होगा फर्स्ट ईयर में मैंने बताया था आपको। तो ये H+ या तो इसके साथ जुड़ के दोबारा H2SO4 बनाएंगे, मैंने बताया ना, इसकी केवल उपस्थिति है, ठीक है ना, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब उत्पाद में किसी प्रकार का इसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, क्लियर हुआ। तो ये है पूरी की पूरी